दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज देखिए हम लोग अपने प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर, है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को लेकर डे 9 पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज मुझे वीडियो अपलोड करने में देर हो गई है, तो इसकी वजह से माफ़ी चाहते हैं, है ना। तो आज हम लोग बिना किसी देरी के अब अपने प्रीलिम्स इनिशिएटिव पर आएंगे। तो देखो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस चैनल को यूपीएससी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स के लिए। वैसे भी तो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और हेल्प दोनों को करेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का योगदान अनिवार्य है। तो देखो, अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि आज हाई कोर्ट है। कल मैंने इससे पहले डे 8 में सुप्रीम कोर्ट को कवर करवा दिया है। तो इससे अगर आप लोगों ने हाई कोर्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना अनिवार्य है, तो आप लोग कल की वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग अब पहले हाई कोर्ट को शुरू करते हैं। देखो, संवैधानिक आधार क्या है कि अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट की बात की गई है, जो कि भाग 6 में और अध्याय यानी कि चैप्टर 5 में या इसके अंडर आता है। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय बोला गया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 214 में है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक हाई कोर्ट कई राज्यों के लिए हो सकता है। तो ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं और ये बात याद रखने योग्य है। संरचना की अगर हम लोग बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे कहाँ पर, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इतनी हम लोग स्ट्रक्चरल उनकी कंपोजिशन में बात करेंगे। ठीक है, संख्या राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के जजेस की निर्धारित की जाती है। तो ये हम लोग इतना पढ़ते हैं। फिर देखो, न्यायाधीश की अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो और 10 या फिर है ना, या फिर 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में वकील हो। पहला, ये कंडीशन उसको फुलफिल करने की ज़रूरत है, और दूसरा, इन दोनों में से कोई एक मैंडेटरी है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट के जजेस की, बल्कि इनफैक्ट सभी जजेस की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है, और परामर्श वो किसकी लेंगे, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की वो परामर्श लेंगे। और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श यानी कि परामर्श देने का काम कौन करेगा, यानी कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को कौन बताएगा कि यहाँ पर इस राज्य में हाई कोर्ट्स के जजेस की कमी है। तो ये राज्य के राज्यपाल करते हैं, ये राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो इतना हम लोग याद रखेंगे। फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि अन्य न्यायाधीश हेतु क्या चाहिए होता है कि 5 वर्ष, एक देखो सीजीआई की कंडीशन हो गई, और दूसरा क्या है कि अन्य न्यायाधीश की रिपोर्ट क्या भिजवाते हैं, राज्यपाल भिजवाते हैं ना। फिर अब 5 नंबर पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि कार्यकाल और आयु। तो 62 वर्ष की कार्यकाल उनका होता है। सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 65 वर्ष की कार्यकाल चाहिए होता है, यानी कि आयु तक वो अपने पद पर रहते हैं। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स यानी कि 62 वर्ष तक वे अपने पद पर रहते हैं। ठीक, फिर शपथ की अगर हम बात करें तो राज्यपाल द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। वेतन और भत्ते की बात करें तो भारत की संचित निधि द्वारा वे अपने वेतन को पाते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज भी पाते हैं, है ना। जो कि आर्टिकल नंबर 50 में डीपीएसपी में क्या बोला गया है कि क्या कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। तो उसी के तहत इस एक बड़ी जिम्मेदारी को अलग किया गया है ना। फिर हटाने की प्रक्रिया में क्या होता है, रिमूवल के लिए उनके ऊपर महाभियोग लगता है। कब लगता है, जब उनका कदाचार सिद्ध हो जाता है या फिर वे अक्षम पाए जाते हैं अपने कार्य हेतु, है ना। तो इन दोनों कंडीशन में उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि इम्पीचमेंट लाई जाती है, जो कि उनके हटाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है ना। और हटाने की प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, विशेष बहुमत से वे हटाए जाते हैं, जिसमें कि 100 मेंबर लोकसभा और 50 मेंबर राज्यसभा से चाहिए होते हैं, है ना। फिर स्थानांतरण की प्रोसेस क्या होती है कि राष्ट्रपति द्वारा उनका स्थानांतरण किया जाता है सीजीआई के सलाह पर राष्ट्रपति उनका स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, फिर क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिस्डिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक क्षेत्राधिकार उनके होते हैं, जो कि मौलिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से कार्य आते हैं, हाई कोर्ट और राज्य केंद्र सरकार के बीच वे विवाद का निवारण करते हैं, यानी कि निपटान करते हैं, ना कि राज्य और राज्य विवाद का, यानी कि स्टेट बिटवीन स्टेट और स्टेट के डिस्प्यूट को सॉल्व करना उनका काम नहीं होता है। उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि हाई कोर्ट जो होती है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद का निपटारण करती है। फिर रिट क्षेत्राधिकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली रिट आती है हेबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि जो कि मुजरिम है, विक्टिम है, उसको
प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना। फिर मैंडेमस एक होती है ना, मैंडेमस का मतलब होता है फिर परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं, है ना, इसका अर्थ होता है। फिर प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध के लिए प्रतिषेध रिट होती है। उसके बाद ये उत्प्रेषण बिल है ना, उत्प्रेषण के लिए उत्प्रेषण। और उसके बाद को वारंटो होती है अधिकार परीक्षा, है ना, तो अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह की रिट होती है। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट को ही अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छे से डीप पढ़ा दिया इसको, ठीक है, तो ये बार बार डेली पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार प्लस अन्य कानूनी अधिकारों के लिए ये रिट जारी किए जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार इनका क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों से अपील यहाँ पर आ सकती है हाई कोर्ट में। उसके बाद सिविल प्लस आपराधिक मामले हाई कोर्ट में भी सुनवाई उन सब की भी होती है। पर फिर पर्यावेक्षणीय अधिकार आर्टिकल नंबर 227 है ना, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जो कि चाहिए होता है, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण आर्टिकल नंबर 227 के तहत हाई कोर्ट करता है। फिर सलाहकार क्षेत्राधिकार जो होता है राष्ट्रपति को सलाह देने का 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के जजेस की बात कही गई है। तो ये आर्टिकल नंबर 143 के तहत हम लोग इस बात को कवर करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के लिए इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाह देने का काम जजेस करते हैं, ठीक है। फिर अभिलेख न्यायालय में अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में हम लोग अपनी बात करें तो अपने निर्णय को सुरक्षित रखता है और अवमानना की सजा दे सकता है, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स अभिलेख न्यायालय के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर अवमानना की शक्ति कहाँ से इनको मिलती है, आर्टिकल नंबर 215 के तहत इनको अवमानना की शक्ति मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, निश्चित कार्यकाल इनका होता है, निश्चित वेतन इनका होता है। ये उनकी स्वतंत्रता की बात करती है कि उनको स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है। तो ये इतने पॉइंट्स हम लोग सुप्रीम कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से भी जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ तो वहाँ पर नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए भी ये सकते हैं। तो ये आप लोग देख लेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो कहाँ से मिलती है, निश्चित कार्यकाल उनका होता है, पहली बात। तो ये स्वतंत्रता का एक फिक्स पॉइंट हो जाता है। दूसरा, निश्चित वेतन, कि उनको वेतन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है। उसके बाद कठिन और हटाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत कठिन है, यानी कि महाभियोग की प्रोसेस इतनी आसान तो नहीं होती है ना, और ना ही अभी तक कोई भी जजेस महाभियोग की प्रोसेस के तहत हटाए गए। लगाया तो बहुत बार गया पर हटाया कभी नहीं गया। और संसद वेतन घटा नहीं सकती है, यानी कि उनका घटाने और बढ़ाने का अधिकार संविधान संशोधन के अंदर किया जाएगा। तो ये इतना नहीं है, यानी मतलब घटाया या बढ़ा इतना आसान नहीं, बढ़ाया या घटाया सिर्फ संविधान संशोधन के तहत ये कार्य प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अभी नहीं किया गया, ठीक है। फिर कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, आर्टिकल नंबर 50 में पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। अब प्रीलिम्स के लिए विशेष तथ्य क्या याद कर लेंगे, पहला देखो एक ये बिंदु हो जाएगा, दूसरा तथ्य हो जाएगा। तो बिंदु में क्या कि न्यूनतम आयु, है ना, तो न्यूनतम आयु इनकी नहीं है तथ्य में, है ना। उसके बाद बिंदु दूसरा क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त आयु, तो तथ्य क्या है, यानी कि बात क्या कही गई कि 62 वर्ष इनके लिए होती है ना। फिर रिट का तीसरा बिंदु, रिट का आर्टिकल कौन कौन सा है, 226 है। और उसके बाद चौथा बिंदु क्या हो जाता है, पर्यावेक्षण के लिए, जो कि आर्टिकल नंबर 227 के तहत आता है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात 215 में कही गई है, तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। उसके बाद अब हम लोग अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार हाई कोर्ट के न्यायालय के आर्टिकल को पढ़ा देती हूँ कि आर्टिकल बस जितने पढ़ा दिए उतने ही बहुत है ना। चलो अब अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ते हैं, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग ऐसे ही जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक। तो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि संवैधानिक आधार उसका क्या है, 233 से 237 तक आर्टिकल बात कही गई है। ये भी भाग 6 में ही आता है और अध्याय 6 इसके लिए कवर किया गया। अर्थ क्या है कि उच्च न्यायालय के नीचे कार्य करने वाले ये न्यायालय होते हैं, जो कि जिला और ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं। ग्राम स्तर पर क्या, जिला स्तर पर ही काम करते हैं, जो कि अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ऐसे कि सिविल कोर्ट वगैरह, है ना। फिर न्यायालय के प्रकार क्या, सिविल न्यायालय जो मैं बता चुकी हूँ। क्रम में क्या होता है कि जिला न्यायाधीश, फिर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फिर सिविल जज यानी कि सीनियर डिवीज़न के लिए, और सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीज़न के लिए। ये इतने क्रम जज में आ जाएंगे। उसके बाद आपराधिक न्यायालय में अगर हम लोग बात करें, आपराधिक न्यायालय के लिए तो सत्र न्यायाधीश होता है एक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होता है, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि CGM होता है, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। तो ये उनके एक वरीयता क्रम में होती, ये एक वरीयता क्रम की बात कही गई है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 के लिए आर्टिकल 233 में राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है, यानी कि इसमें अब हाई कोर्ट परामर्श देगा, है ना।
उसके बाद योग्यता क्या है कि 7 वर्ष वकालत का अनुभव हो और न्यायिक सेवा का सदस्य हो, है ना। ये इनकी सिर्फ इतनी अधीनस्थ न्यायालय के जजेस को लेकर योग्यता की बात कही गई है। फिर अन्य न्यायालय की नियुक्ति आर्टिकल 234 के लिए, है ना, राज्य लोक सेवा आयोग प्लस उच्च न्यायालय की सलाह पर। नियंत्रण क्या है, नियंत्रण के लिए आर्टिकल 235 के तहत इन पर नियंत्रण करा जाता है। पूर्ण नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास इनका होता है, ठीक है। फिर अधीनस्थ न्यायालयों की स्वतंत्रता हाई कोर्ट द्वारा नियंत्रण की जाती है। कार्यपालिका से अलगाव इनका कब होता है, डीपीएसपी के तहत आर्टिकल नंबर 50, जो कि मैं 3 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य दीवानी वादों का निपटारा, है ना, फिर आपराधिक मामलों का निपटारा, साक्ष्य रिकॉर्ड करना, सजा देना और अपील हेतु रिकॉर्ड तैयार करना, ये इतने इनके कार्य हैं। प्रीलिम्स के लिए विशेष तथ्य क्या हम लोग देख लेंगे कि नियंत्रण का 235 के तहत, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति 234 और अलगाव सिद्धांत 50, आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। फिर हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की संक्षिप्त में तुलना हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आधार और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये 3 पॉइंट यानी कि 1, 2 और 3 ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो इसका देखो आधार, पहली बात उच्च न्यायालय का आधार क्या है 214 से 231, अधीनस्थ न्यायालय का आधार क्या है 233 से 237, ठीक है। और उसके बाद उच्च न्यायालय का रिट की शक्ति है, अधीनस्थ न्यायालय के पास रिट की शक्ति नहीं है। फिर उच्च न्यायालय नियंत्रण करता है और अधीनस्थ न्यायालय स्वतंत्र होता है, ठीक है। फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन है और अधीनस्थ न्यायालय सेवानिवृत्त आयु, है ना, हाई कोर्ट के अधीन सेवानिवृत्त आयु, ठीक है। तो इनकी 62 वर्ष और ये राज्य के नियम के तहत उच्च न्यायालय की बात कही गई है। अधीनस्थ न्यायालय से इनको मिसमैच मत करना, ठीक, इतनी बात। देखो पहली बात ये है कि आज टाइम बहुत हो गया था, है ना, तो आज मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है। तो उसके लिए अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं कल फिर से एक बार इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कल मैं इससे रिलेटेड PYQ ले आऊँगी और उसके माध्यम से आप लोगों को एक बार फिर से इसका रिविज़न करवा दूँगी, तो वो आप लोगों की डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, और भरोसा करिए कि आप लोगों का अच्छे से सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आज देर बहुत हो गया इसलिए से इसको जल्दी ही ख़त्म करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे, अपना पढ़ते रहिए, है ना, हैव अ नाइस डे, अपना पढ़ते रहिए आराम से। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं ना। तो आज के लिए बहुत देर हो गई, उसके लिए सॉरी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। इस टॉपिक को मैं कल फिर से कवर करवा लूँगी एक बार रिवीजन के साथ। तो आज जय हिंद।